Good evening, student. Good evening, student. ब्रेन ट्रेन गुड इवनिंग सर सर ब्रेन ट्रेन इंफोटेक ऑनलाइन ब्रेन लर्निंग ट्रेन इंफोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो प्लीज बताएं आप तो सभी की प्लीज आवाज बताएं आप सभी की आवाज आ रही है आप सब तक। कमेंट बॉक्स के कमेंट बॉक्स के कमेंट के माध्यम से बताएं कि कमेंट के आवाज माध्यम आ से रही है कि बताएं कि नहीं आ रही है। आवाज आ रही है प्लीज कि नहीं आ रही है, प्लीज। ओके। ओके। बहुत जल्द हम क्लास तो 2 करने बहुत वाले जल्द हैं। हम क्लास 2 करने वाले हैं। 6:05 पे छह हमारा बज जो के जीके का पाँच मिनट पे सेशन है हमारा जो वो जीके का शुरू हो सेशन है जाएगा। वो शुरू हो जाएगा। तो कृपया करके कृपया करके अगर आपका कोई भी दोस्त अभी तक नहीं आया है तो आप दोस्त अभी उसको तक नहीं आया है तो आप उसको मैसेज करके बता सकते हैं कि वे मैसेज जल्द से करके जल्द बता क्लास के सकते साथ हैं कि वे जुड़ जल्द जाएं। से जल्द क्लास के साथ जुड़ क्योंकि जाएं। 6:05 क्योंकि के बाद हम किसी भी बच्चे 6:05 के की जो बाद हम किसी भी बच्चे की रिक्वेस्ट है जो वो एक्सेप्ट नहीं रिक्वेस्ट है करेंगे वो एक्सेप्ट नहीं और करेंगे सेशन और हमारा फिर कंटिन्यू सेशन स्टार्ट हो हमारा फिर जाएगा। कंटिन्यू स्टार्ट हो अभी जाएगा। हम तो 4 मिनट अभी और हम वेट कर चार सकते हैं मिनट उनका, और वेट कर सकते हैं उनका, लेकिन उसके बाद फिर कंटिन्यू लेकिन क्लास को उसके बाद फिर डिस्कस कंटिन्यू करेंगे। क्लास को जो डिस्कस हमारा करेंगे। टॉपिक है उसको जो डिस्कस हमारा करेंगे। टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो जितने भी आपके तो फ्रेंड्स जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको जल्दी से जल्दी बोलिए कि वे जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। क्योंकि क्लास अब कुछ ही क्योंकि देर में क्लास शुरू अब होने कुछ वाली ही है। देर में शुरू होने वाली है। तो आप सभी से भी तो निवेदन आप है कि सभी से भी आप निवेदन है कि आप टाइमली क्लास से जुड़ते रहें टाइमली जिस क्लास से तरीके से आज जुड़ते सारे रहें के जिस सारे बच्चे तरीके से आज टाइमली जुड़ सारे के गए सारे हैं, बच्चे टाइमली जुड़ गए हैं, ताकि हम बढ़िया से क्लास ताकि को हम बढ़िया से क्लास को डिस्कस कर सके, किसी भी बच्चे डिस्कस का कर कोई भी सके, किसी भी टॉपिक बच्चे का मिस ना कोई भी हो। टॉपिक मिस ना हो। और अगर किसी का और माइक अगर ऑन किसी है का तो माइक माइक ऑन प्लीज है तो माइक प्लीज ऑफ कर दें। ऑफ कर दें। प्लीज अगर प्लीज किसी का माइक अगर किसी का माइक निशांत निशांत तो 1 मिनट तो शेष एक है, फिर मिनट हम शेष है, फिर हम बहुत अब बहुत जल्द ही आपकी क्लास जल्द शुरू ही करने आपकी वाले क्लास हैं। शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी रेडी तो हो आप जाएं। सभी रेडी हो जाएं। तो टाइम पूरा हो गया है तो तो टाइम नमस्कार। पूरा हो गया है तो आप नमस्कार। सभी का ब्रेन ट्रेन आप प्रोडक्ट सभी का ऑनलाइन ब्रेन लर्निंग ट्रेन प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन लर्निंग बहुत प्लेटफॉर्म बहुत पे स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस तो आज करेंगे हम डिस्कस करेंगे
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आज इंडियन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक का है, जो आज हमारा इस टॉपिक टॉपिक में है, हम डिस्कस इस करेंगे टॉपिक में कि हम इंडिया डिस्कस के करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया क्या के क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट दिए क्या गए क्या हैं, चीजें जो क्या हमने क्या चीजें जो 140 हमने देशों से जो हमने संविधान 140 लिया देशों से है, जो हमने उस संविधान में संविधान हमने लिया है, किस किस उस तरीके से संविधान में क्या क्या हमने किस इंपॉर्टेंट किस पॉइंट तरीके हमारे से क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या में इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने हमारे ऐड किए कॉन्स्टिट्यूशन हैं। में तो उन सब हमने चीजों ऐड के किए बारे हैं। में हम तो आज उन सब डिस्कस चीजों के करेंगे। बारे तो में मुझे हम आज उम्मीद है डिस्कस कि करेंगे। तो मुझे आप सभी उम्मीद को है अच्छे कि से स्क्रीन आप सभी शेयर को अच्छे हो से रही स्क्रीन होगी, आप शेयर सभी को हो रही साउंड भी होगी, बहुत आप अच्छे सभी से को आ साउंड रही भी बहुत होगी। अच्छे से आ तो रही अब होगी। हम तो अब हम टॉपिक को डिस्कस करते टॉपिक हैं, को अच्छे से डिस्कस करते डिस्कस हैं, करते अच्छे हुए से क्या क्या डिस्कस चीजें करते दी हुए गई क्या हैं। क्या ठीक चीजें है, दी गई है। तो ठीक है, हमारे तो पास सबसे पहले हमारे पहले जो पास प्यारे बच्चों सबसे आता पहले है वो पहले जो हमारा प्यारे बच्चों सबसे आता पहले है हम जो वो हमारा डिस्कस करेंगे वो सबसे हम पहले हम जो डिस्कस डिस्कस करेंगे करेंगे वो भारतीय हम डिस्कस संविधान की करेंगे उद्देशिका, भारतीय संविधान की कि भारतीय उद्देशिका, संविधान कि भारतीय का जो संविधान को उद्देश्य है वो का जो क्या था, उद्देश्य किस है वो तरीके क्या से था, भारतीय किस तरीके संविधान से को भारतीय संविधान बनाया को गया, किस तरीके से बनाया एक गया, किस विस्तृत तरीके से और एक बहुत बड़ा विस्तृत जो और बहुत बड़ा संविधान जो है ये संविधान है बनाया गया। तो ये इसके बनाया बारे में हम गया। तो डिस्कस इसके करेंगे। बारे तो में हम उद्देशिका डिस्कस का करेंगे। तो जैसे आप सभी उद्देशिका को का विदित जैसे भी आप होगा सभी को विदित कि भी होगा कि 13 दिसंबर 13 1940 दिसंबर को पंडित 1940 जवाहरलाल को नेहरू द्वारा पंडित एक जवाहरलाल उद्देश्य नेहरू प्रस्ताव द्वारा रखा एक गया था। उद्देश्य तो प्रस्ताव उसके रखा गया माध्यम था। से तो जो उसके हमारा माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इस हिसाब से तो हम इस इसको हिसाब से डिस्कस हम डिस्कस इसको करेंगे। मुझे डिस्कस लगता है शायद किसी देखिए, बच्चे मुझे को लगता है शायद किसी बच्चे को साउंड प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लीज साउंड कमेंट प्रॉब्लम आ बॉक्स रहा में है। तो बताएं। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर साउंड का कोई भी अगर इशू आ रहा साउंड है का तो कोई भी कमेंट इशू बॉक्स आ में रहा है बता तो सकता है कि भाई कमेंट क्या बॉक्स में दिक्कत आ बता रही है। सकता है कि भाई क्या दिक्कत आ रही है। वॉइस रिपीट हो रही है। वॉइस रिपीट हो रही है। ओके, ओके, प्लीज बेटा अब प्लीज बेटा अब आप चेक करें कि अब आप आपके चेक पास करें जो कि साउंड आपके है पास वो जो डबल आ साउंड रही है है या वो सिंगल डबल आ आ रही रही है। है या सिंगल आ रही है। अगर साउंड डबल आ रही है तो साउंड डबल आ रही है तो नहीं, तो आपके पास हो सकता है कि नहीं, तो आपके नेटवर्क पास इशू हो भी सकता है हो कि सकता है। नेटवर्क इशू भी हो लेकिन हम सकता है। क्लास को लेकिन कंटिन्यू हम करते क्लास को हैं। अगर कंटिन्यू आपके करते पास हैं। अगर आपके साउंड पास सिंगल डबल साउंड आ रही तो सिंगल डबल आ बहुत रही तो जल्द ही जो क्या बहुत है जल्द ही टेक्निकल जो क्या इशू है हो सकता है, टेक्निकल छोटा सा इशू ही हो हमने सकता ठीक है, कर छोटा दिया सा ही है। हमने ठीक कर ठीक दिया है, है। तो हम ठीक है, डिस्कस तो करेंगे हम कि वे डिस्कस भारतीय करेंगे कि वे संविधान की भारतीय उद्देशिका। संविधान की तो भारतीय उद्देशिका। संविधान तो की जो भारतीय संविधान उद्देशिका की है जो आप सभी उद्देशिका जानते है हैं आप कि वे सभी जानते हैं भारतीय कि वे संविधान की भारतीय उद्देशिका संविधान की अमेरिका के उद्देशिका संविधान से अमेरिका के प्रभावित तथा संविधान से विश्व में प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उद्देशिका संविधान उद्देशिका का सार माना जाता संविधान है का सार और माना जाता इसे है और संविधान की कुंजी इसे भी कहा संविधान जाता की है। कुंजी भी कहा जाता है। उद्देशिका यह घोषणा उद्देशिका करती यह है कि घोषणा करती संविधान है कि अपनी शक्ति संविधान सीधे अपनी शक्ति जनता से सीधे प्राप्त जनता से करता है। प्राप्त करता है। इसी कारण इसी यह कारण हम यह भारत के हम लोग से भारत के प्रारंभ लोग होता से है। ठीक है, प्रारंभ होता है। तो ठीक जिस है, तरीके तो से जिस आप सभी तरीके को से पता आप है सभी कि को पता है जो कि हमारी जो उद्देशिका हमारी उद्देशिका में जो उद्देशिका हमारी में जो पहली हमारी लाइन दी गई पहली है कि लाइन दी हम गई है कि भारत के हम लोग। भारत के लोग। ठीक है, तो ठीक ये है, हम तो भारत ये के जो हम भारत लोग के हैं जो ये लोग हमने हैं ये हमने अमेरिका के अमेरिका संविधान के से संविधान से लिया है। लिया ठीक है। है, ठीक है, और इसमें और जो इसमें हमारी जो जो हमारी जो प्रस्तावना है प्रस्तावना उद्देशिका है की, जो उद्देशिका की जो भारतीय का जो संविधान का प्रारंभ जो है वो प्रारंभ है वो प्रस्तावना से प्रस्तावना होता से है। होता है। इसमें जो इसमें विचार जो है ये विचार है ये अमेरिका के अमेरिका संविधान के से संविधान लिया से गया है। लिया गया है। ठीक है, ठीक है, जबकि जबकि प्रस्तावना की जो प्रस्तावना की जो भाषा है भाषा ये है ये ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान ली से गई है। ली गई है। तो प्यारे तो बच्चों प्यारे यहाँ बच्चों पे जो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन है यही वो पुट यही होता पुट होता है होता है कि कि भारतीय भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है जिसमें जिसमें हम भारत के लोग ये ये कहाँ से कहाँ लिया से गया, लिया हम गया। भारत के हम जो भारत लोग के हैं जो ये लोग जो हैं ये जो प्रस्तावना प्रस्तावना के के जो जो शब्द है ये शब्द है ये कहाँ से हमने विचार जो क्या है प्रेरित लिया होके है, ये लिया है, ये अमेरिका से लिया अमेरिका है। से लिया है। और जो और ये जो ये प्रस्तावना की भाषा है ये कहाँ से ली है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ली है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो क्या है, 13 13 दिसंबर दिसंबर 1940 को पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना के उद्देश्य संकल्प को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ठीक है, जिस तरीके से बेटा आप सभी को पता है कि भाई 9 दिसंबर 1940 से हमने कंटिन्यू कॉन्स्टिट्यूशन पे काम किया था, कैबिनेट मिशन के माध्यम से काम किया था, संविधान सभा ने काम किया था। तो उसके बाद उसके बाद 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिस प्रस्ताव की जो प्रस्तावना का जो उद्देश्य था कि भाई किस तरीके से भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। इसको हमने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था और फिर हमने इस पे काम किया था और उसके बाद हमारा जो संविधान है वो बनकर संपूर्ण तैयार हुआ था। तो ठीक है, तो हम बात करते हैं कि भाई भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना
इसमें क्या चीजें दी गई है, तो इसमें बता दिया गया है, इसमें दिया गया है हम हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, धर्म और उपासना की अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता
धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता के लिए प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को हमने जो अपना संविधान है उसको हमने अंगीकृत किया था, ठीक है, जिसको जो हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपका इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो इसमें कब कितनी उद्देश्य का है, इसमें कब कितनी बार संशोधन हुआ या इसमें क्या क्या जो आगे कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किए जा सकते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है बेरूबारी यूनियन बात, इसमें बताया गया कि उद्देशिका को इसमें बताया गया कि उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं मानता है, क्योंकि यदि इसे विलोपित भी कर दें तो भी संविधान अपनी विशेष स्थिति बनाए रख सकता है। यानी कि अगर हम इसको विलोपित भी करते हैं तब भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अपनी जो विशेष स्थिति है उसको बनाए रखेगा। लेकिन इसके बाद जो आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया जाता है। इसमें बताया गया कि भाई इसे संविधान का एक भाग बताते हैं और संविधान का एक भाग होने के कारण ही संसद ने 42वें संवैधानिक संशोधन, ये आपका 1976 में हुआ था, इसे संशोधित किया गया था तथा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए और वर्तमान में नवीन मत ही मान्य है। तो आपसे बेटा ये भी क्वेश्चन पुट आउट होता है कि जो हमारी उद्देशिका है इसमें कितनी बार संशोधन किया गया। तो इसमें मात्र एक बार संशोधन किया गया, वो आपका 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया, जो आपका सबसे बड़ा संशोधन भी माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम उद्देशिका के शब्दों का अगर हम विश्लेषण करते हैं कि भाई क्या क्या जो इसका मतलब है, जो उद्देशिका में हमारे जो शब्द दिए गए हैं इससे क्या क्या चीजें हमारे को सीखने को मिलती है और क्या क्या हमारे देश के पास, हमारे राष्ट्र के पास हमारा जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है इसमें जो चीजें हैं वो ली गई है। तो इसमें जो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो आपका सप्रभुसत्ता यानी कि सॉवरेनिटी। इसका अर्थ, इसका स्पष्ट शब्दों में बेटा मैं आपको अर्थ बताऊं तो इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और विदेशी मामलों में कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है, अर्थात वह किसी भी अन्य विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। यानी कि यहाँ से सिंपल जो बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भारत है वो अपने आप में स्वतंत्र है, वो चाहे निर्णय लेने की बात हो, चाहे कोई भी कार्रवाई हो, उस कार्रवाई में भारत के ऊपर कोई भी भाई जो क्या विदेशी सत्ता है उसका कोई भी आपका स्वामित्व या कोई भी उसके अधीन जो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा। जिस तरीके से अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हमारे देश में या हमारे विश्व में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन ऑर्गेनाइजेशन में अगर भारत चाहता है तो अपनी इच्छा से वो मिल सकता है और अगर वो नहीं चाहता है तो कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जो क्या हट सकता है। इसके बाद उद्देशिका जो विश्लेषण करते हुए हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका समाजवादी का जो मतलब है इसमें भी स्पष्ट किया गया कि भाई लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की समानता को समाप्त करना है। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। यानी कि समाजवादी में बोला गया कि भाई सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, किसी को भी जो क्या बड़ा नहीं माना जाएगा, किसी को छोटा नहीं माना जाएगा, सबको इक्वल माना जाएगा और सबको जो समान अवसर यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। वो उस क्राइटेरिया, उस एलिजिबिलिटी में आना चाहिए, तो उसके हिसाब से उसको सभी को समान नजरों से देखा जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है हमारे पास धर्मनिरपेक्ष। भारत ना तो किसी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा देता है और ना किसी को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित रखता है। यानी कि सिंपल सी बात है, भारत में सभी धर्मों को मानने अथवा छोड़ने की संपूर्ण स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को माने, इसीलिए जो भारत है इसको जो क्या है सेकुलर राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट दिया है, ये दिया है लोकतंत्र, जिसको आप डेमोक्रेसी बोलते हैं। जो भारत है ये आपका डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। ठीक है, तो इसमें भी आप बेटा देख सकते हैं कि भाई किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च शक्ति है वो आपका जनता के हाथों में होती है। ठीक है, जिस तरीके से लोकतंत्र का आपको सबको पता है कि भाई यहाँ पर लोगों का शासन होगा, तो लोगों का शासन होगा, यानी कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता के हाथों में होगी और जिसको जनता चाहेगी उसको जो क्या है किसी भी पद पर छोटे से
से लेकर बड़े पद पर जो क्या है उसको बिठाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि भाई गणतंत्र गणराज्य उस देश को कहते हैं जहां नागरिक किसी भी पद पर आसीन होते हैं। ठीक है, लेकिन राज्यों का जो राज्य प्रमुख होगा वो वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्र का मुखिया है वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति को हम अप्रत्यक्ष रूप से ना सही बल्कि प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, क्योंकि जो हम प्रत्यक्ष रूप से हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से हम जो क्या है भारत के राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, तो जो हमारा राष्ट्रपति है वो भी हमारे ही द्वारा डायरेक्ट ना सही बल्कि इनडायरेक्ट रूप से वो हमारे ही द्वारा चुना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि भाई उद्देशिका से और क्या क्वेश्चन पुट आउट हो सकते हैं। मैंने जो भी आपको कॉन्सेप्ट लाया है ये सारा टोटली ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपका एक भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मिस नहीं होगा। आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करते रहें। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। ठीक है, अभी तक केवल एक बार जो मैंने अभी इससे पहले भी बात कही थी कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया है तो मात्र एक बार किया गया है, और जहां से आपके क्वेश्चन पुट आउट हो सकते हैं कि इन जो ये तीन शब्द जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं जिसमें आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये जो तीन शब्द है ये किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। तो ये सारी जो बातें हैं आपसे पूछी जा सकती है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष को कब जोड़ा गया या अखंडता को कब जोड़ा गया। तो ये सारे जो पॉइंट है ये आपका 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ दिए गए हैं। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि भाई हमारी जो प्रस्तावना है उसमें केवल और केवल एक बार संशोधन हुआ है, बाकी उसके बाद कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट और बात है इसमें बताया गया कि भाई संविधान की आत्मा, ये भी क्वेश्चन पुट आउट होता है कि जो हमारी उद्देशिका है इसको जो हमारी उद्देशिका है या प्रस्तावना है इसको जो संविधान की आत्मा किसने कहा था। तो जो संविधान की आत्मा कहा था ये कहा था न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने जो क्या है इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा। इसके बाद जो नेक्स्ट जो ये पॉइंट है इसमें एक और क्वेश्चन पुट आउट होता है। इसमें पुट आउट होता है कि सप्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और तंत्रात्मक गणराज्य, इसको जो क्या है जन्म कुंडली किसने कहा था। तो ये आपका के.एम. मुंशी ने कहा था कि भाई जो आपका सप्रभुसत्ता संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतंत्रात्मक जो आपका गणराज्य है इसको जन्म कुंडली के नाम से जाना गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारी प्रस्तावना थी कि भाई किस तरीके से हमारी जो प्रस्तावना है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। तो ये सारे जो क्या है मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं कि भाई क्या क्या चीजें आपको दी गई है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आपके टोटल आर्टिकल दिए गए हैं और उन आर्टिकल को हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि भाई सबसे पहले आपका कौन सा सबसे पहले आपका जो क्या है कौन सा पार्ट आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे जिस तरीके से आप सभी को विदित है कि भारतीय संविधान में 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं जिसमें आपके 395 जो आपके अनुच्छेद है वो आपका मूल संविधान में थे। तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें कि हम आज भाग 1 डिस्कस करेंगे। हम सिस्टमेटिकली 40 से 50 मिनट की जो एक क्लास है वो हम डेली लेते रहेंगे जिसमें आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ जो डिस्कस करेंगे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र कि जो भारत किस तरीके से बना और किस तरीके से भारत के जो आपके ये स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरी है ये आपकी किस तरीके से बनी है और इनका निर्माण किस तरीके से हुआ है।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका भाग 1 है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, इसका जो प्रावधान दिया गया है वो दिया गया आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आर्टिकल 1 में बताया गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पुट आउट होता है, जैसे आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भाई भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट होता है कि भाई आपको क्वेश्चन पुट आउट हो जाता है कि भाई भारत जो क्या है 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। इस तरह के आपके सिमिलर क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और वहां से आप लोगों को लगता है कि आप उसको टिक कर देते हैं, लेकिन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि भारत जो क्या है वो राज्यों का संघ होगा। उसमें राज्य आपके 28 बन जाए, आपके राज्य 29 बन जाए, राज्य आपके 30 बन जाए, लेकिन उन सब का जो संघ है वही आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, दूसरी बात आपकी आर्टिकल 1 में जो बताई गई है वो बताया गया कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में ठीक है निर्दिष्ट होंगे, यानी कि जो जिसका जो प्रावधान है वो पहली अनुसूची में दिया होगा वही आपका आर्टिकल 1 में बताया गया कि वे राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वही रहेंगे, उससे अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका भारत के राज्य क्षेत्र में कि भाई भारत के जो राज्य क्षेत्र है इसमें क्या क्या चीजें रहेगी, इसमें राज्यों के राज्य क्षेत्र रहेंगे, पहली अनुसूची में विदेश संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं और समाविष्ट होंगे। ठीक है, तो ये प्रावधान जो क्या है आपका आर्टिकल 1 में दिया गया है कि भाई जो भारत है वो क्या है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और आप सभी को समझ भी आ गया होगा कि भाई किस तरीके से जो क्या आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को के जो आपका आर्टिकल 1 में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 2। मुझे लगता है कि सब अब जो क्या है आवाज सब तक शायद अच्छी आ रही होगी और सबको बढ़िया सुनाई दे रहा होगा। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों कि जो हमारा आर्टिकल 2 है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 में हमें बताया गया कि भाई नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि जो नए राज्य हैं उनका प्रवेश या स्थापना का जो प्रावधान है ये सारा का सारा किस में दिया गया, आर्टिकल 2 में दिया गया है। ठीक है, तो बेटा इसमें जो बताया गया इसमें बताया कि भारत यदि कोई भूमि अर्जित करता है या विजित करता है या संधि करता है, ठीक है, यानी कि भारत किसी के ऊपर जो क्या है आक्रमण करके वो भूमि जो क्या है अर्जित करता है या आपका नॉर्मल समाधान के माध्यम से अर्जित करता है या उसको विजय प्राप्त करता है या संधि करता है, तो वह उसे किसी नए राज्य के रूप में स्थापित कर सकता है। नए राज्य के निर्माण के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित 4 अंतरराष्ट्रीय विधियों के अंतर्गत कार्य किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें आपका बेटा दिया गया है कि भाई किस किस तरीके से आप जो क्या है इसको नए राज्य का जो निर्माण है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बोला कि भाई अभ्यर्पण, यानी कि किसी राज्य का सप्रभु सत्ताधारी अपनी सप्रभुता का हस्ताक्षर ठीक है भारत को कर दे तो आपका जो क्या है उस राज्य को जो उस क्षेत्र को हम अपने साथ मिला सकते हैं। दूसरा बेटा जो आपके पास ऑप्शन है यानी उपवृद्धि, यानी प्राकृतिक कारणों द्वारा दूसरे राज्य का क्षेत्र भारतीय संघ में आकर मिल जाए, यानी कि कोई ऐसी प्राकृतिक क्लाइमेट हो जाए जिसके कारण उस क्षेत्र को भारत के साथ मिलना पड़े, तो इस तरीके से भी आपका जो क्या है उस राज्य का जो राज्य क्षेत्र है वो भारतीय संघ में आकर मिल सकता है। ठीक है, तीसरा है आपका आवेशन, यानी जब राज्य किसी ऐसे राज्य क्षेत्र पर जो दूसरे राज्य के कब्जे में ना हो उस पर सप्रभुसत्ता स्थापित हो जाए तो वह भूमि भारतीय भूमि कहलाएगी। यानी कि इस तरीके से भी जो क्या है भारत के साथ इसको ऐड किया जा सकता है जब कोई जो क्षेत्र है वो राज्य क्षेत्र है दूसरे राज्य के कब्जे में ना हो और उस पर सप्रभुसत्ता स्थापित भारत की हो जाए तो उस भूमि को भी भारत की भूमि जो क्या है उसको हम कहला सकते हैं और भारत के साथ उसको जोड़ सकते हैं। तीसरा बेटा जो इसमें जो चौथा जो पॉइंट दिया गया है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये भी कि जब किसी राज्य पर भारत लंबे समय तक
शांति कायम रखे और उसका कोई सप्रभु न हो, तो वह भारत की भूमि होगी, परंतु पड़ोसी देश के साथ सीमा का प्रश्न हो तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, यानी कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो तो केंद्रीय मंत्रिमंडल स्वतः निर्णय लेगा, जैसा गोवा और पांडिचेरी का जो क्या आपका 1971 में भारत में शामिल किया गया था। यानी कि अगर कहीं भी डिस्प्यूट है तो उसको समाधान के माध्यम से जो क्या है वो भारत के संविधान में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो क्या उसको ऐड किया जा सकता है, अन्यथा उसको ऐड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों जो मेरे पास जो तीसरा अनुच्छेद है, तीसरा अनुच्छेद में बोला गया है कि भाई राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्तियां, कि भाई राज्यों में अगर कुछ भी पुनर्गठन करना है तो संसद के पास क्या क्या शक्तियां दी गई है। ठीक है, तो इसमें बेटा बताया गया कि भाई संसद किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है अथवा दो राज्यों या इससे अधिक राज्यों को मिला सकती है। ठीक है, या नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो संसद किसी राज्य के नाम में भी वो परिवर्तन कर सकती है। राज्यों के परिवर्तित जो नाम है मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, जहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से जो क्या है वो नाम बदले जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसे आपको एग्जाम्पल में दे रहा हूं कि पुराना नाम जो क्या है मद्रास है, मद्रास का जो नया नाम है में क्या है तमिलनाडु है। आंध्रा का पुराना नाम आंध्र प्रदेश है। त्रावणकोर कोचीन का जो पुराना नाम है, सॉरी नया नाम है वो आपका केरल है। मैसूर आपका पुराना नाम है, आजकल जो इसका नाम आपका कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। संयुक्त प्रांत हम उत्तर प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, संयुक्त प्रांत के नाम से पहले उत्तर प्रदेश को जानता है, अब इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय एवं अदिनी द्वीप समूह को क्या अब लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किसी राज्य की सीमाओं को घटा या बढ़ा सकती है किसके माध्यम से, आर्टिकल 3 के जो माध्यम से आप घटा या बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि भाई आर्टिकल 1 में क्या दिया गया है कि भाई संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र, और आर्टिकल 2 में बताया प्यारे बच्चे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, कि भाई नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंट से आपका किसी भी पॉइंट से आपसे क्वेश्चन डिस्कस हो सकता है, आपसे क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आप बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर देंगे और आपका जो एग्जाम है वो आसानी से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आर्टिकल अभी हमने डिस्कस कर लिया कि भाई राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्तियां। ठीक है, राज्य के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्तियां जो क्या है ये मैंने आपको बता दी है कि भाई किस तरीके से जो क्या है सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, या 2 अथवा इससे अधिक राज्यों को मिला सकते हैं, या नए राज्य का निर्माण भी क्या कर सकते हैं। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो दिया गया है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में बेटा बताया गया कि भाई अनुच्छेद 1, 2, 3 पर विधि बनाने का एकमात्र अधिकार संसद के पास है। और अनुच्छेद 4 में यह व्यवस्था की गई है कि नए राज्यों का गठन, यानी कि जो आपका अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है, नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र, सीमाओं, नामों के परिवर्तन, यानी जो भी अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है, तो संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अतः इस तरह के कानून का साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित किया जा सकता है। यानी कि इस तरीके का अगर कोई भी आपका ऐसी प्रक्रिया आती है, ऐसा प्रावधान आता है किसी भी स्टेट ने, जैसे मान लो अगर मैं मानता हूं कि भाई हमारा जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल का उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड का नाम आज की डेट में आपका उत्तरांचल हो गया है। तो सिंपली इसके लिए कोई विधेयक लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सिंपली राष्ट्रपति से परमिशन लेकर अपना जो क्या है जो आपका उत्तर प्रदेश की जो उत्तराखंड की जो सरकार है वहां से जो क्या बिल को पास करके सिंपली जो क्या है आर्टिकल 368 के तहत इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई राज्यों का जो हमारे पास जो आज में इतने सारे राज्य है, इन राज्यों का निर्माण हमने किस किस तरीके से किया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो जो हमारा जो डिस्कस है ये क्वेश्चन आपका पुट आउट था कि भारत सरकार ने जब आपका 1952 में जब आपके इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन के बाद भारत सरकार ने 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और आयोग के अन्य सदस्य थे
हृदयनाथ कुंजरू तथा के.एम. पणिकर। ठीक है, इन्होंने जो क्या है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित किया और उसके माध्यम से जो क्या है नए राज्यों का जो क्या है वो निर्माण किया। ठीक है, तो जो सन 1950 के पश्चात बनाए गए जो राज्य है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा राज्य है, किस तरीके से उसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारे पास सबसे पहला जो राज्य है वो आपका आंध्र प्रदेश दिया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो आपका अधिनियम है ये आपका 1953 द्वारा चेन्नई राज्य के कुछ क्षेत्रों को निकाल कर बनाया गया और भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य बनाया गया। तो प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पुट आउट होगा कि भाई भाषा के आधार पर भारत का जो पहला जो राज्य है वो कौन सा बनाया गया, तो वो आपका आंध्र प्रदेश बनाया गया। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों अगर हम नेक्स्ट राज्य की बात करते हैं तो हमारे पास जो राज्य आता है वो आता है गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, तो गुजरात और महाराष्ट्र जो आपका 1960 में मुंबई राज्यों को दो भागों में गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, यानी कि जो हमारे नए राज्यों के निर्माण हुए ये आपका संस्कृति या कल्चर या भाषा के आधार पर जो क्या है इस तरीके से इनको विभाजित किए गए। जिस तरीके से हम मान सकते हैं कि वे गुजरात और महाराष्ट्र यानी जो गुजराती बोलते थे उनको गुजरात में ऐड किया गया, जो आपका मराठी बोलते हैं उनको मराठा में, अलग अलग राज्यों का जो क्या उस तरीके से निर्माण किया गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट राज्य है, नेक्स्ट राज्य हमारे पास केरल। ठीक है, केरल जो हमारे पास राज्य है ये त्रावणकोर और कोचीन की जगह बनाया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको भी बनाया गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो हमारे पास जो राज्य है ये हमारे पास राज्य है कर्नाटका, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा मैसूर राज्य से पृथक कर बनाया गया और राज्य अधिनियम 1973 में इसे कर्नाटका नाम दिया गया। ठीक है, तो पहले इसको मैसूर के नाम से जानते थे और अब उसको जो क्या 1973 के बाद इसको कर्नाटक के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आपका जो पॉइंट है वो आपका नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा असम राज्य से अलग बनाया गया। ठीक है, अलग बनाया गया और आपका यानी कि जो असम है वो एक बहुत बड़ा राज्य था और उससे आपके छोटे छोटे राज्य निकाले गए। इसके बाद मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा कि भाई राज्य और यूनियन टेरिटरी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, अभी पहले स्टेट को सारे डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो राज्य है वो आपका आता है आपका हरियाणा और पंजाब। ठीक है, तो आप लोग सभी हिमाचल के निवासी है, तो हिमाचल में आपने एक विशाल हिमाचल के निर्माण की बात भी आपने सुनी होगी, आपने पढ़ी होगी कि भाई जब जो आपका क्या कुछ पहाड़ी क्षेत्र जो पंजाब के जो है वो आपका हिमाचल में मिला दिया गया था, क्योंकि हिमाचल भी कभी जो क्या पंजाब के अधीन आता था आजादी से पहले। ठीक है, तो जो आपका हरियाणा और पंजाब है ये भी आपका भाषा के आधार पर 1966 में इसका बंटवारा किया गया। जो हिंदी बोलते थे उसका हरियाणा बनाया गया और जो पंजाबी बोलते थे उसका पंजाब बना दिया गया। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट राज्य है वो पंजाब से जो लगता हुआ जितना भी आपका पहाड़ी क्षेत्र है उससे जो आपका क्या है हिमाचल राज्य जो क्या है हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा बनाया गया और जो क्या 25 जनवरी 1971 को जो क्या है आपका पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को मिल गया था। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट जो दिया गया वो आपका मेघालय दिया गया है। ठीक है, जो आपका 23वें संशोधन अधिनियम ठीक है 1969 द्वारा अलग राज्य के भीतर एक उप राज्य बनाया गया और पूर्वोत्तर क्षेत्र बनाया गया और पूर्वोत्तर क्षेत्र जो क्या है पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यानी कि जो भी आपके राज्य निकाले गए उनको बहुत सारे राज्यों को जो आपके छोटे छोटे राज्य निकाले गए उनको पहले यूनियन टेरिटरी बनाए गए और यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद जब वो सक्षम हुए तो उनको पूर्ण राज्य के जो दर्जे हैं वो धीरे धीरे देते गए। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो बेटा आपका सिक्किम जो राज्य है इसको बनाया गया, फिर उसके आपका मिजोरम बनाया गया, उसके बाद आपका जो क्या अरुणाचल प्रदेश बनाया गया, फिर आपका गोवा बनाया गया। तो ये सारे जो क्या लेकिन आपका जो इंपॉर्टेंट है वो आपका छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, जो आपके अभी लास्ट के जो ये 4 राज्य हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। ठीक है, तो जो आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ जो बेटा आपका राज्य बनाया गया ये आपका मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र था, उसको उससे अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। आपसे क्वेश्चन पुट आउट होता है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसे किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा बनाया, तो 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसे सृजित किया गया। उत्तराखंड को भी 84वें
संवैधानिक संशोधन के द्वारा सर्जित किया गया, और झारखंड को भी जो आपका क्या है 84वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सर्जित किया गया। इसके बाद जो आपका तेलंगाना है, इसको जो क्या आंध्र प्रदेश से निकाल कर जो क्या ये आपका 2014 में जो क्या आपका अलग राज्य का जो निर्माण है वो आपका किया गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से जो हमारा जो आज का जो ये टॉपिक था कि भाई हमारे उद्देशिका में क्या इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है और हमारे जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र है इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट दी गई है, तो ये हमने आज डिस्कस की। और अगर आप लोगों ने नोटबुक है आपके पास तो नोटबुक आप निकालिए, और मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि भाई जो आपका राज्य है और यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, राज्य और यूनियन टेरिटरी में क्या डिफरेंस होता है। तो प्यारे बच्चों जो आपका राज्य और यूनियन टेरिटरी है इसमें जो आपका डिफरेंस होता है, राज्य और यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस होता है कि भाई जो आपका स्टेट है, स्टेट को बेटा तभी आपका फुली जो स्टेट उसको माना जाता है जब उसके पास अपनी लैंड होती है, अपने उसके पास लोग होते हैं, अपने उसके पास संसाधन होते हैं, ठीक है, तभी उसको आपका क्या है फुली स्टेट बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन जब तक वो सक्षम नहीं होता है तो तब तक उसको जो क्या आपका यूनियन टेरिटरी के रूप में रखा जाता है। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कि भाई हिमाचल प्रदेश भी जो कि आपका 1956 से लेकर 1971 तक एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहा और उसके बाद इसको भी फुली स्टेट का दर्जा दिया गया। तो आपका जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी को किन किन आधारों पे बनाया जा सकता है, तो यूनियन टेरिटरी के बारे में भी आप सभी को अच्छे से कंफर्म होना चाहिए किस आधार पे बनाया जा सकता है। तो जो यूनियन टेरिटरी, जैसे अगर हम बात करते हैं कि पहले नागालैंड यूनियन टेरिटरी था या मेघालय या हिमाचल, तो इनको जो बनाया गया था, इनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था पहाड़ी पिछड़े क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे संसाधन नहीं थे, यहाँ पे रोड नहीं थे, तो ये सारी जो असुविधाओं के कारण जो क्या है यहाँ पर जो लोग है वो सक्षम नहीं थे, इसलिए इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, इसको सपोर्ट दिया गया। और जब यहाँ पे वो सारी चीजें अवेलेबल हो गई तो उसके बाद जो क्या इसको संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद बेटा आपका जो प्रशासनिक आधार पे जो क्या है वो प्रशासनिक आधार पे भी आपका यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो प्रशासनिक आधार पे अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो हमारे पास 2 यूटी ऐसी है जो आपका दिल्ली और ठीक है चंडीगढ़, ठीक है, उसको प्रशासनिक आधार पे बनाया गया कि भाई दिल्ली में जो आपका राजधानी है, दिल्ली की जो राजधानी है, दिल्ली की राजधानी में जो लोग हैं वो आपका जो हमारी जो सरकारें हैं वो आपका संपूर्ण भारत के लिए सोच रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए कौन सोचेगा। तो वहां पे आपका यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और उस यूनियन टेरिटरी के माध्यम से जो क्या उस दिल्ली के बारे में जो सोचा जाता है, जो आपका दिल्ली की सरकार होती है वो उसके बारे में सोचती है। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी बेटा आपका जो क्या है प्रशासनिक आधार पे ही यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, ताकि पंजाब और हरियाणा का आपको पता है कि भाई हाई कोर्ट भी आपका चंडीगढ़ है और जो आपकी सरकारें बैठती हैं वो भी आपकी चंडीगढ़ में ही बैठती है। तो प्रशासनिक आधार पर उसको भी जो क्या आपका यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ठीक है, उसके बाद जो आपका जो यूनियन टेरिटरी है वो आपका कल्चर के आधार पे भी बनाया जाता है, जो जहां पर आपका अल्पसंख्यक होता है, जिसमें आप पांडुचेरी वगैरह मान सकते हैं। ठीक है, और सामुद्रिक आधार पे यानी कि जो आपका समुद्री महत्व है उसके आधार पे भी यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है, जिसमें आपका अंडमान निकोबार हो गया या लक्षद्वीप, जिनके पास पानी भी अपना पीने के लिए नहीं है, तो उसको जो क्या यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है और उसके लिए जो सहयोग है वो आपका केंद्र की सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आप सभी को जो ये टॉपिक है ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी उद्देशिका है, इस उद्देशिका में क्या क्या चीजें दी गई है, कहां कहां से क्वेश्चन पुट आउट होगा, हम भारत के लोग हैं, ये हमने कहां से लिया, अमेरिका से लिया, मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं, और जो हमने इसमें प्रस्तावना में जो भाषा है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, और जो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका बेरुबारी यूनियन बात 1966 है, यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 से क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है। उसके बाद आपको स्वप्रभुसत्ता संपन्न के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी होगी, समाजवादी के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो गई होगी, धर्मनिरपेक्ष के बारे में मैंने अच्छे से आपको बता दिया है, और लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेसी क्या चीज होती है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, गणराज्य के बारे में बता दिया है। और आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को किस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, तो इसको बेटा 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ऐड किया गया है। तो ये आपने पॉइंट नोट कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, इसने जो क्या इसको क्या कहा था, उद्देशिका को संविधान की प्रस्तावना कहा, संविधान की आत्मा कहा था, और के एम मुंशी ने जो क्या है सप्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य को जन्म कुंडली
कहा था। ठीक है, तो ये आपका इंडियन पॉलिटी का जो क्या हमारा आज का टॉपिक था। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि भाई पीछे जो क्या हमने क्या डिस्कस किया था, उस चीज को हम रिवाइज कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से हमने संविधान बनाया था। जैसा आप सभी को विदित है कि 6 दिसंबर 1946 से हमारे संविधान का जो शुरुआत है वो हुई थी, और 9 दिसंबर को हमारी पहली बैठक हुई थी जिसमें हमने सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया था। उसके बाद हमारी जो दूसरी मीटिंग है वो आपका 11 दिसंबर 1946 को हुई थी जिसमें हमने राजेंद्र प्रसाद को जो क्या है फुली प्रेसिडेंट बनाया था। और उसके बाद हमारा जो क्या है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया जिसमें भारतीय संविधान का खाका रखा गया कि भाई किस तरीके से भारत का जो संविधान है वो होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने समितियां बनाई। समितियों में हमने जो क्या है जैसे आपका इंपोर्टेंट जो कुछ समितियां हैं, जैसे प्रांतीय समिति है जिसमें हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया था कि भाई जो हमारी जितनी भी रियासतें हैं, जो रियासतें भारत में जुड़ना चाहती है, उन रियासतों को हमने सबको भारत में ऐड किया था जिसमें 500 जो आपकी 52 रियासतें हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐड की थी। ठीक है, और उसके बाद हमने जो क्या है संविधान का जो प्रारूप है वो किस तरीके का होना चाहिए, इसके लिए जो हमने जो उसके अध्यक्ष बनाए थे हमने भीमराव अंबेडकर जी को बनाए थे। तो इस तरीके से हमने आगे जो क्या बहुत सारे प्रतीक हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अमेंडमेंट किया था। 140 देशों से हमने जो क्या है संविधान को लिया था। हमने प्रतीक उसमें जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो हमने 22 जुलाई 1947 को हमने एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद हमारी जो मातृभाषा है वो आपका हिंदी है, जो आपको पता है कि 14 सितंबर 1949 को हमने एक्सेप्ट किया था। फिर हमारे पास राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, ये सारी चीजें। और 26 नवंबर 1950 को जो हमारा संविधान है वो लागू हो गया था, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान अंगीकृत कर दिया था। और अंगीकृत करने के बाद जो क्या है 26 जनवरी 1930 से हम कंटिन्यू स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे, जिस कारण जो क्या हमने जो संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को किया। और 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को एक्सेप्ट किया, जिसका आपको पूरा विवरण हमने डिटेल में बता दिया है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो आपका 7 बजे शुरू होगी। तो आप सभी का ब्रेन ट्री इन्फोटेक लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं कल।